1999 कारगिल देखा, संसद अटैक देखा, उरी देखा, पुलवामा देखा। टूरिस्ट को मारने में या किसी आर्मी पर्सनल को मार गिराने में या उनकी गाड़ी ब्लास्ट करने, उसका एक सेट जो रिएक्शन होता है हमारा, उसके सेट ड्रिल्स है, कैसे हमें रिवेंज लेना है। आपने अपने शरीर पर कई गोलियां झेली हैं और अभी भी शायद कुछ बुलेट्स निशान। 2009 का वो 22 सितंबर ईद का दिन, दो विदेशी आतंकवादी छुपे हुए थे और रमजान चल रहा था, तो पूरे ये खबर तय थी कि पूरा रमजान और ईद तक उनको वहीं रहना। पूरे घर को बारूद से गिराया गया, तब वो दोनों मारे गए। इसमें हमने मेजर सूरी को कहा तो उसी में गोली लगी थी। और उसे मुल्क है दुर्भाग्य से जो हमारा पड़ोस में आ गया है पाकिस्तान, बदले की भावना में था कि उससे उसका एक अंग काट दिया गया है पूर्वी पाकिस्तान के रूप में बांग्लादेश। झेलम में बहुत पानी बह चुका है, पाकिस्तान भी जानता है कि जो गलती कर दिया था हमने इनिशियल स्टेज में, वी वर कॉट ऑन द बैक फुट, वी गॉट अप, वी रोज, वी फॉट बैक। पैराट्रूपर ट्रेनिंग थी, बहुत टफ होती है। बहुत टफ। उस ट्रेनिंग को करते वक्त एक आदमी का, एक आर्मी जवान का फिजिकली एंड मेंटली स्ट्रांग होना कितना जरूरी है? फिजिकली तो यू आर स्ट्रांग, क्योंकि आप ट्रेनिंग अकेडमी से आए हैं, यू आर स्ट्रांग। मेंटली स्ट्रांग, मेंटल एंड्योरेंस जो है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जो वो प्रोफेशन होता है पैरा ऑफिसर का, उसका एम ही होता है कि कौन क्विट कर जाए, वो इतना टफ बनाता है। मुश्किल वक्त कमांडो सख्त। तारीखें बदलती हैं, लेकिन कश्मीर का जख्म आज भी ताज़ा है। 45,000 मौतें, 26,000 आतंकी, 14,000 बेगुनाह और 5,000 वर्दी वाले हीरो। और हर आंकड़े के पीछे एक अधूरी कहानी। सवाल ये है कि क्या हम सच जानते हैं या सिर्फ सुर्खियां पढ़ते हैं? नमस्कार, मेरा नाम ध्रुव मिश्रा है और आज हमारे साथ हैं कर्नल गौतम राज ऋषि, एक ऐसा शख्स जिसने कश्मीर को सिर्फ देखा नहीं बल्कि जिया है। आज बात होगी उस सच की, उस सिस्टम की और उस जंग की जो आज तक चला आ रहा है। सर, वेलकम टू द स्टूडियो। बहुत बहुत शुक्रिया ध्रुव। जैसे मैंने अपने इंट्रो में ही कहा था कि कश्मीर के जख्म अभी तक नहीं भरे, ठीक है, और एक ऐसा युद्ध है जो आज भी चल रहा है। 1980 के दशक से ये स्टार्ट हुआ, बिल्कुल, और अभी तक चल रहा है। तो बंदूक का जो रिलेशन था आतंकवादियों ने जिस टाइप से उस टाइम दौर में शुरू किया था, अब डिजिटल हो गया है, काफ़ी हाईटेक हो गया है, हाइब्रिड मॉडल्स बन गए हैं। बिल्कुल। तो आतंकवाद का जो ये ग्राफ चेंज हुआ है, इसके बारे में समझना चाहूँगा। हाँ, दरअसल ध्रुव, चूँकि आप खुद ही इन सब करंट अफेयर्स, चूँकि आपका जॉब है तो नज़र रखते हैं, जब कश्मीर में आतंकवाद शुरू होता है, जिस भी वजह से शुरू हुआ था, तो सारी जानकारी अब उपलब्ध है ओपन सोर्स पे। एक जो हमारा पड़ोसी मुल्क है दुर्भाग्य से जो हमारा पड़ोस में आ गया है पाकिस्तान, जो कि एक 1971 के युद्ध के बाद जो कि एक बदले की भावना में था कि उससे उसका एक अंग काट दिया गया है पूर्वी पाकिस्तान के रूप में बांग्लादेश। तो उस वक्त जो उनके सैन्य अधिकारी, जो फौज जन में बड़े हुए, उन लोगों ने कहीं न कहीं से मन में बदले की भावना थी, और उस भावना को उनको एक ही दिख रहा था परिणाम अंजाम में बदलने का, कि कश्मीर को जिस तरह से उन लोगों ने बांग्लादेश को हमसे काटा है, हम कश्मीर का हम काटे। तो एक पाकिस्तान, एक स्टेट की स्पॉन्सरशिप जो शुरू हुई, जो कि एक विकराल रूप पकड़ गई 80 के दशक में, आखिरी दशक के आखिरी हिस्से में। उस वक्त हमारी सेना भी, हम नॉर्थ ईस्ट में ज़रूर लड़ रहे थे एक तरह के आतंकवाद से, लेकिन इस तरह का आतंकवाद के लिए हम पूरी तरह से तैयार नहीं। तो शुरुआती दौर में तो बहुत नुकसान झेलने पड़े भारतीय सेना को। जब भारतीय सेना ने धीरे धीरे अपने आप को गियर अप किया, राष्ट्रीय राइफल के रूप में हमारी बटालियनें वहाँ पे डिप्लॉयड हुई, धीरे धीरे हमने सबक सीखा, और उसके बाद से तो झेलम में बहुत पानी बह चुका है। पाकिस्तान भी जानता है कि जो गलती कर दिया था हमने
इनिशियल स्टेज में वी वर कॉट ऑन द बैक फुट, वी गॉट अप, वी रोज, वी फॉट बैक, एंड नाउ कश्मीर इज कंप्लीटली अंडर कंट्रोल। पर हमने देखा कि डिजिटल यूज़ करके, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को यूज़ करके आतंकवादी भी यूज़ कर रहे हैं और ख़ुद को यूथ में पॉपुलर कर रहे हैं, और ख़ासकर कश्मीरी यूथ में। तो इस चीज़ को जब ये पैटर्न फॉलो किया जाता है तो हमारी सेना के लिए कितना मुश्किल होता है, कितना चैलेंज होता है ऐसे यूथ को वापस ट्रैक पे लाना। हमारे लिए और आसान हो गया है। शुरुआती दौर में जब ये टेक्नोलॉजी उतनी उन्नत नहीं थी, ये आतंकवाद या ये जितने भी ग्रुप थे जो कि देश या कश्मीर को अलगाववाद की तरफ जुटे हुए थे करने में, अलगाव करने में, हमारे पास, सेना के पास या जो भी सुरक्षा एजेंसी कश्मीर में कार्यरत थी, हमारे पास जानने के कि वो आतंकवादी ग्रुप या वो जिहादी ग्रुप या अंडरग्राउंड ओवरग्राउंड वर्कर किस तरह से गांव-गांव जाके, रिमोट गांव में जाके युवाओं को के दिमाग को परिवर्तित कर रहे हैं। अब हमारे पास तुरंत टेक्नोलॉजी पर वो उनके लिए मददगार साबित हो रही है, व्हाट्सएप के जरिए, मैसेज के जरिए, लेकिन उतनी ही उससे ज़्यादा मददगार हमारे लिए, क्योंकि वो जो स्टेट स्पॉन्सरशिप टेररिस्ट जो कश्मीर में आके फंक्शनल है, वो रिमोट एरिया में है, वो कहाँ से जो रिसोर्सेज हमारे पास उपलब्ध है उसका मुकाबला कर पाएंगे। तो जब वो मोबाइल का इस्तेमाल करता है, हमारे लिए ईजी हो जाता है उसका लोकेशन को ढूंढना, उसके लोकेशन को पिन पॉइंट करना और फिर उनको एलिमिनेट करना। तो बेशक उनका रीच ज़रूर बढ़ा हो यूथ की तरफ, लेकिन उस बढ़े हुए रीच को हमने फ़ायदा उठाना शुरू किया है, और इसी हिसाब से लगभग मैं यहाँ आपके सामने बैठ के बोल सकता हूँ कि लगभग जो आतंकवाद पिछले 3 दशक से वहाँ चल रहा था, अब बिल्कुल समापन पर है वहाँ। अच्छा, हम लोग टीवी में देखते हैं कि आर्मी ने 2 आतंकियों को ढेर कर दिया, 4 आतंकियों को ढेर कर दिया, यानी आए दिन की सुर्खियाँ होती हैं, खबरों में बनी रहती हैं। पर इसके पीछे एक प्रॉपर प्लानिंग होती होगी, इंटेल होता होगा। मैं उस पर समझना चाहता हूँ कैसे वो प्लानिंग होती है। बहुत बहुत मेहनत होती है। लोग टीवी पे देखते हैं कि जैसा कि आपने बताया, टिकट चल रहा है, शोपियां में मुठभेड़, कुपवारा में मुठभेड़, 4 आतंकवादी ढेर। तो जिस दिन वो 4 आतंकवादी ढेर हुआ, उसके पीछे कम से कम नहीं तो 4 या 5 महीने की मेहनत लगी होती है। इंडियन आर्मी अपने डिफरेंट छोटे छोटे बटालियन और टुकड़ियों में कश्मीर में अलग अलग जगह डिप्लॉयड है। एक पर्टिकुलर बटालियन का एक पर्टिकुलर एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि भाई फलानी राष्ट्रीय राइफल बटालियन है, फलानी इन्फेंट्री बटालियन है, तुम्हारा जिम्मेदारी का इलाका ये है, इसमें काम करोगे। जब वो बटालियन वहाँ पहुँचती है, वहाँ के बटालियन के ऑफिसर्स, वहाँ के बटालियन के जवान, उस बटालियन के जवान उस इलाके में पदस्थापित होते हैं, उनका काम शुरू हो जाता है उस इलाके की जानकारी इकट्ठी करना, कौन कौन ओवरग्राउंड वर्कर है, यहाँ तक कि अब तो डिजिटल हो गई, चीज़ें आसान हो गई। जब हम लोगों ने शुरू किया था, एक एक घर का डेटा याद रखते थे, कॉपी में नोट्स बनाते थे कि इस घर में 4 आदमी रहते हैं, बीवी बच्चे बेटे हैं। पेट्रोलिंग के दौरान ध्यान में रखना कि कोई अतिरिक्त बंदा तो नहीं दिख गया। अब वो सब चीज़ें, डेटा इजीली अवेलेबल हैं। तो जब वो बटालियन डिप्लॉय हो जाती है, उसको पता है कि 2 से 2.5 साल मुझे यहाँ करने हैं, मेरा ब्रेड एंड बटर है जो बाहर से आए हुए आतंकवादी हैं और जो यहाँ पे आतंकवाद की कार्रवाई में लिप्त है, उनको ख़त्म करना, एलिमिनेट करना। तो वो अपने ग्रीड, एक सोशल इंफॉर्मेशन नेटवर्क ग्रीड तैयार करता है। उस बटालियन ग्रीड के अलावा पहले से जो खुफिया एजेंसीज हैं, जो सीक्रेट सर्विसेज हैं, चाहे वो रॉ हो, आईबी हो, स्टेट की इंटेलिजेंस, पुलिस हो, या हमारी अपनी जो हमारी मिलिट्री इंटेलिजेंस है, उनके ऑपरेटिव्स उसमें पहले से कार्यरत होते हैं। वो हमें इन्फॉर्मेशन देते हैं। बेस्ड ऑन दोज इन्फॉर्मेशन जो भारतीय सेना के बटालियन उस पर्टिकुलर इलाके में डिप्लॉयड है, वो रिएक्ट करती है और एलिमिनेट करती है। हर बटालियन फिर अपना नेटवर्क ग्रिड तैयार करता है। तो बहुत बहुत मेहनत छुपी होती है एक पर्टिकुलर उस टिक्कर के आने में कि आज सोफिया में मुठभेड़ में या कुपवारा में 4 आतंकवादी ढेर, उसके पीछे एक लंबी जद्दोजहद शामिल होती है। आप एक शानदार लेखक हैं, आपने हैशटैग मैंने आपकी पढ़ी, कमाल की प्रेम कथा है वो, एक तरीके से एक व्यक्ति को आर्मी तक कैसे पहुंचाती है। फिर उसका सेकंड पार्ट इन्फॉर्मर पढ़ी, और इन्फॉर्मर पे बात करना चाहूँगा। किसी भी एक सैन्य ऑपरेशन के लिए एक इन्फॉर्मर की क्या अहमियत है और उसे क्रिएट करना कितना मुश्किल है? बहुत अहमियत। देखिए क्या होता है कि एक सैनिक
एक प्रशिक्षित सैनिक जो है वो, जैसे मैं 3 साल मैं नेशनल डिफेंस एकेडमी में ट्रेनिंग लिया हूँ, उसके बाद 1 साल इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून में। आई एम ट्रेन टू किल। सारी ट्रेनिंग, जितनी भी सुविधाएं संसार की श्रेष्ठतम प्रशिक्षण तकनीकी से मुझे तैयार किया गया। आई एम ए किलर। लेकिन किल करने के लिए मुझे एक टारगेट चाहिए। वो टारगेट कहाँ है छुपा हुआ, उसको उपलब्ध कराने में एक इन्फॉर्मर की भूमिका आती है। तो ये जो इन्फॉर्मर्स हैं, इन्फॉर्मर्स का जो ग्रिड है, चाहे जितनी भी सीक्रेट सर्विस एजेंसीज काम करती है, जितने भी ऑपरेटिव्स हैं वहाँ पे, स्पाई की और इंटेलिजेंस ऑपरेटिव, चाहे वो आईबी को हो, राव को हो या मिलिट्री इंटेलिजेंस के, उनका काम है इन छुपे हुए आतंकवादियों को की जगह को बताना, लोकेशन बताना, यानी हमें एक टारगेट उपलब्ध करना। किलिंग इज़ वेरी इजी, वी आर ट्रेन फॉर दैट। दोज गाइज आर नॉट ट्रेन। उनको 3-4 महीने पाकिस्तान के किसी ट्रेनिंग कैंप में ट्रेनिंग दिलवा के भेज दिया गया। हमने 4 साल की ट्रेनिंग ली है और सतत ट्रेनिंग चलती रहती है बटालियन में आने के बाद भी। एवरी डे वी आर ट्रेनिंग। तो दे आर नो मैच। लेकिन नो मैच के लिए मुझे उसके छुपाव की जगह मालूम होनी चाहिए। AK-47 लेके जाना और उसको घेर के मार देना इज द इजीएस्ट थिंग। वो कहाँ छुपा हुआ है वो बता, दैट इज द डिफिकल्ट। दे आर द इन्फॉर्मर्स कमिंग टू प्ले। सो विदाउट देम दे आर अनसीन फेसेस, अनसुने अनजाने चेहरे हैं वो। इतने सालों से, 3 दशकों से कश्मीर में जो आतंकवाद का सफाया एक के बाद होते रहे, बिना कश्मीर के जो स्थानीय आबादी है, जो वहाँ के रहने वाले लोग हैं, उनके सहयोग के बिना संभव नहीं है। तो जहाँ कहीं से एक हिस्सा कश्मीर का या जहाँ भी ऐसे डिस्टर्ब एरियाज़ हैं, उनके जो लोकल्स है, लोकल पॉपुलेशन है, जो एक हिस्सा जो अगर उनकी मदद कर रहा है तो एक बड़ा हिस्सा हमारी भी मदद कर रहा है। तभी तो हम सक्षम हो पा रहे हैं इतने सारे टेररिस्ट को कैसा सफाया करने में। तो लोकेशन, वो पिन पॉइंट लोकेशन की, फलाने गांव के फलाने घर में 2 टेररिस्ट आज रात छुपे हुए हैं, और हम जाते हैं, घेराबंदी करते हैं, जो हमारी सीखी हुई तरतीब है उसके हिसाब से उनका काम तमाम करते हैं। तो इन्फॉर्मर्स प्लेज ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल। विदाउट देम वी वोंट बी एबल इतने अचीवमेंट जो आप इस साक्षात्कार के शुरुआत में जो डेटा पढ़ रहे थे, वो डेटा हो नहीं पाता उनके बिना। आप कह रहे थे लोकल सपोर्ट्स की बात। कुछ लोकल सपोर्ट उनकी तरफ भी होता है, कुछ हमारी तरफ भी होता है। बिल्कुल। समझना चाहता हूँ कि जो लोकल सपोर्ट उनकी तरफ है वो ऐसा क्यों है, क्या लॉजिक है उसके पीछे, और क्या मजबूरी में करते हैं वो लोग? ओके, ये बड़ा अच्छा सवाल किया आप। 13-14 साल कश्मीर में रहने के बाद कई तरह के मेंटेलिटी वाले लोकल कश्मीरों से कई मेरे अच्छे दोस्त हैं वहाँ पे। अधिकांशतः जो मैंने पाया कि अधिकांशतः था वजह कि जहाँ पे वो मजबूरी में, विवशतावश, कि उनके पास तुरंत से पुलिस फोर्स, जो लोकल पुलिस है वहाँ की, या जो लोकल आर्मी डिप्लॉयड, उन तक पहुँचने का जरिया नहीं था। ये जो आतंकवादी जो उस पार से आते थे, हाथ में AK-47 लेके देर रात गए, घर पे दस्तक दे रहे हैं, खाना खिलाओ, उनकी व्यवस्था थी, नहीं खाना खिलाएंगे तो मार देंगे। शुरुआत हुई थी कश्मीरी आतंक, मतलब हम सबको इतिहास पता है कैसे ब्रेन वॉश किया गया एंड ऑल दैट। इनिशियल दौर का जो था, उसके बाद से जब चीज़ें नियंत्रण में आनी शुरू हुई तो यस, कहीं न कहीं से जिहाद का जो भी वो लोग पढ़ाते हैं और माइंड वॉश करते हैं, वो एक रीज़न था निश्चित रूप से, कॉम्स को लेके या जो कुछ भी जन्नत जाने की ख्वाहिश और ये। उसके अलावा जो विवशता, डर, मजबूरी, वो निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर रही थी कश्मीर के लोकल्स को इन आतंकवादियों को सपोर्ट देने के लिए। इनिशियल दौर में जो मैंने बताया, जब भारतीय सेना वहाँ पर डिप्लॉयड हुई, हमें नहीं पते थे निटिग्रिटी, वी वर नॉट रेडी फॉर दैट काइंड ऑफ ऑपरेशंस। तो हमारी तरफ से भी कुछ गलतियाँ हुई शुरू कर, हमें नहीं पता था कैसे डील करना है, कुछ ज़्यादतियाँ हमारी तरफ से भी हुई। लेकिन जब हमने समझा, किस तरह की जातियाँ सर? जैसे कि मान लीजिए मैं आपके घर में गया हूँ सर्च करने के लिए, उसके पास कोई छुपाव में, वो विवशतावश किसी को छुपाया हुआ है, मैंने आकर 2 थप्पड़ मार दिया, तुम झूठ बोल रहे हो, इस तरह की जाती। हमें नहीं पता था कैसे उससे निकलवाना है। बाद में हमने जब जाना कि नहीं, तो देन वी स्टार्टेड ऑपरेशन वैम, दैट इज विनिंग हार्ट्स एंड माइंड। ओके, so that operation started. We have to win them, we don't have to make them against us. That's why they are supporting them. Ultimately we achieved our aim. We won 95%, 96%
ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द कश्मीर, दे आर विद अस नाउ। जो कुछ भी अभी भी दबे छुपे सपोर्ट कर रहे हैं, कहीं ना कहीं से थोड़ी कुछ भी बचता है, या वो जो अभी भी सोच रहे हैं जिहाद के उस जो कुछ भी उनको पढ़ाया जाता है उसकी तरफ, अधिकांशतः मैं कहूँगा दावे के साथ कि वो विवशता बस, मजबूरी बस, या कुछ इंसेंटिव मिले, कोई पैसे दिए जा रहे हैं उनको, इसलिए कर रहे हैं। मतलब कुछ वो रेडिकल्स रह गए हैं जो विवशता या मजबूरी में काम कर। हाँ, रेडिकल्स हैं, मैं ये डिनाई नहीं करूँगा कि रेडिकल्स नहीं है वहाँ पर, अभी भी हैं, किसी न किसी खास वजह से, जो भी उन कौम की पढ़ाई है, जो भी खास किताब की पढ़ाई है, जिस तरह से उनको ब्रेन वॉश किया जाता है, वो रेडिकलिज्म है, दैट इज़ इन बिल्ट देयर, कंडीशनिंग है, वो जाते जाते जाएंगे वो, लेकिन जाएंगे ज़रूर। आर्टिकल 370 हटने के बाद उससे पहले के कश्मीर में और बाद के कश्मीर में कितना बदलाव देखा? बहुत, क्योंकि आप तो 13 साल तक वहाँ पे बिल्कुल थे। बहुत बदलाव, निश्चित रूप से बदलाव आया। आर्टिकल 370 एक तरह से एक बैरिकेड जो बनाया हुआ था, जहाँ उनके जो युवा थे वर्ग तो सोचते थे कि हम तो स्पेशल हैं, उनको एक स्पेशल स्टेटस दिया गया था, जो कि कहीं ना कहीं उनके दिलो दिमाग में बैठा हुआ था कि यार हम हिंदुस्तान नहीं, हम कश्मीर हैं। वो कहीं ना कहीं से आर्टिकल, और उन्होंने मान लिया था कि ये तो हमारा हक है। आपको आज़ादी के बाद जो कुछ भी हुआ, एक स्पेशल स्टेटस दिया था कि इलाके के में बदलाव होंगे, विकास होगा, उस हिसाब से वो कंटिन्यूस चलना नहीं था। एक सरकार आई, उन्होंने डिसीजन लिया कि एनफ इज एनफ, आर्टिकल 370 हैज़ टू बी रिमूव्ड, और जो भी बिल पास हुए, जो भी इनके प्रोसेस उसके थ्रू बिल हटाया गया। अब क्या होता था, आप देखिए, मैं जब गया पहली बार 1999 इमीडिएटली आफ्टर कारगिल वॉर, डल लेक इतना खूबसूरत है। आप गए हैं कश्मीर? नॉट। तो बुलेवर्ड रोड है फेमस, जो डल के साथ चलते रहते, इतना खूबसूरत, सन्नाटा छाया हुआ रहता था, क्योंकि आर्टिकल 370 की वजह से कोई भी फॉरेन ब्रांड या कुछ भी वहाँ पे फ्रेंचाइज नहीं स्थापित कर सकता। कई सारी बंदिशें थी आर्टिकल 370 की। आर्टिकल 370 हटा है, वहाँ पे देखे कैफ़े कॉफ़ी डे खोला, 3 से 4 ब्रांचेस खुल गए उस बुलेवर्ड रोड पे। यू सी कॉलेज के लड़के, स्कूल के लड़के वहाँ पे आते हैं, रील्स बनाते हैं। जो मैंने शुरुआती दौर में 97 के बाद वहाँ पे देखना शुरू किया, तकरीबन 2005-06 तक, सडनली धीरे धीरे मैं चेंज देखने लगा कि यार आर्टिकल 370 हटने के बाद नए नए रेस्टोरेंट, नए नए कैफेटेरिया खुल रहे हैं। आपको मैं अचरज वाली बातें बताऊंगा कि सैटेलाइट चैनल तक पे बैन हुआ करता। पहले तो केबल टीवी आते थे, केबल टीवी वालों ऑपरेटर को डिक्टेट पास होते थे इन टेररिस्ट ग्रुप द्वारा कि फलना चैनल नहीं चलाओगे, ये मूवी नहीं दिखाओगे। सैटेलाइट आने से, सैटेलाइट टीवी आने से जब टाटा स्काई का एक बूम आया, लोगों ने देखना शुरू किया, रियलिटी शोज़ देखना शुरू किया वहाँ के लड़कों ने। उन्होंने बोला अरे ये भी एक दुनिया है यार, वो टीवी पे जा रहे हैं, जिनमें टैलेंट है वो देख रहे हैं। और आर्टिकल 370 ने उस चीज़ को एक और बूम दिया है। नाउ इट्स सो हार्टनिंग टू सी, टूरिज्म फैल रहा है, नए नए कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं वहाँ पे। आप बताइए, आप दिल्ली में बैठे हो अपने घर में, यार पिज्ज़ा खाने का मन कर रहा है, आपने वो स्विगी जोमेटो जो भी दबाया, दे डिडंट हैव दोज फैसिलिटीज़। दे यूज्ड टू हियर अबाउट इट, कैसा होता है दिल्ली में कि ये मोबाइल पे छुआ और पिज्ज़ा 10 मिनट में डिलीवर। ओला ऐसे खड़े रोड पे हमने छू दिया, वो कैब आ जाती है आपके। आर्टिकल 370 हटने से ये सारी सुविधाएं जो वो टीवी में, किताबों में, न्यूज़पेपर में पढ़ा करता है, उनको उपलब्ध है। तो निश्चित रूप से एक बदलाव का दौर है, विच इज़ फॉर गुड। आपकी किताब इन्फॉर्मर कहते हैं, कर्नल समर प्रताप सिंह एक बहादुर जंबाज की कहानी है। अभी वो मेजर है, वो कर्नल बनेगा आने वाले दिन में। ओके, मेजर समर प्रताप सिंह। तो मेजर साहब की कहानी कहीं ना कहीं आपकी कहानी या आपकी परछाई तो नहीं है? बिल्कुल है। तो एक लेखक जब लिखता है कोई कहानी या कोई अपनी फिक्स, भावना, अपने अनुभव, या निश्चित रूप से तो अपने आसपास के परिवेश देखता है, वहाँ उसकी अपनी बातें आएंगी। वो कहानियाँ या वो ऑपरेशंस जो इन्फॉर्मर में है, वो कहीं न कहीं से मेरे आसपास या जिसको मैंने करीब से देखा है, तो इतनी डिटेलिंग आ पाई है। तो निश्चित रूप से मेजर समर प्रताप सिंह मेरे डिसाइपल है, मेरे स्टूडेंट है वो, और कहीं न कहीं से मेरी परछाई है उन पर। तो मैं गुरु की कहानी सुनना चाहता हूँ। अभी हमने पढ़ी है यहाँ पे मेजर समर प्रताप सिंह की कहानी, पर मैं कर्नल गौतम ऋषि की कहानी जानना चाहता हूँ। कहानी तो चल ही रही है, हम जो बातें कर रहे हैं, दरअसल
मैं अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली मानता हूँ कि भारतीय सेना में जाने का, नेशनल डिफेंस एकेडमी में जाने का निर्णय लेने के बाद मैं भारतीय सेना के एक उस बटालियन में मुझे मौका मिला। बड़ी किस्मत थी कि हम तो वहाँ पे जब पास आउट होते हैं इंडियन मिलिट्री अकेडमी से, हमें 3 चॉइस देने होते, तो मैंने तीनों चॉइस में इन्फेंट्री भरा। उस 3 में भी आपको 3 रेजिमेंट देने पड़ते। कहाँ थे मुझे नहीं कुछ पता था, तो मैं तो यूं ही भर दिया था। पहला चॉइस था पैरा कमांडो में जाना था, सेकंड चॉइस था कुमाऊं रेजिमेंट। तो पैरा कमांडो की जो वैकेंसी थी कम थी, और जो 6 वैकेंसी थी तो मैं मेरिट में कहीं 8वें या 9वें नंबर में था, मुझे पैरा बटालियन में तो कुमाऊं रेजिमेंट। तो जब अनाउंस हो रहा था, जब हमारे इंस्ट्रक्टर्स पढ़ते हैं कि फलाने को फलाने में, तो अनाउंसमेंट हुआ गौतम रायश्री फोकमो, एंड दैट इंस्ट्रक्टर सेड कि तूने कोई जुगाड़ लगाया क्या फोकमो में? मैंने कहा मुझे तो पता ही नहीं। बोलता अभी पहली परमवीर चक्र बटालियन है, it is one of the greatest battalions that fought all the battles after independence and pre-independent as well. तो मैंने, मेरे ऊपर ना एक बहुत बड़ी लेगेसी का बोझ जब मैंने पढ़ना शुरू किया, मैंने कहा उस बटालियन में जा रहा हूँ। और फिर किस्मत ऐसी कि मेरे जाते ही कारगिल वॉर हुआ और हम, मेरी बटालियन इंडक्ट हो गई कश्मीर। कश्मीर चेंज माई लाइफ एट ऑल। नेवर थॉट कि आई विल बी एबल टू सी अ डिफरेंट side of the world, of my own persona. I am like that. I can be so brave, which I didn't know कि मेरे अंदर है वो। शुरुआती दौर में कई सारे ऑपरेशन में डर लगे जब गोलियां आती थी, लेकिन फिर धीरे धीरे वो डर कैसे अपने आप गया, कैसे उस बटालियन ने। तो यस, कश्मीर shaped me into a man that I am today, which I can proclaim proudly say. तो कहानियाँ बहुत हैं, मतलब हज़ारों कहानियाँ हैं ध्रुव। सुनाने बैठूं तो शायद एक उम्र कम पड़े, तो हमें पॉडकास्ट पे पॉडकास्ट करना पड़ेगा लगातार। नहीं, पर आज हम कुछ ऐसी स्पेशल कहानियाँ जो आपके दिल के करीब हैं, ड्रीम है कि मैं उस ऑपरेशन का पार्ट था या उस ऑपरेशन का पार्ट होता। हाँ, पार्ट होता वाली बात पे निश्चित रूप से कई सारी कहानियाँ अब तो सोशल मीडिया के मौजूदगी से कई सारी कहानियाँ अब ओपन सोर्सेज पे आने लगी हैं, वरना पहले पता नहीं चलता था लोगों को कैसी कहानियाँ हुई हैं। कुछ मेरे अगल बगल के ऑपरेशंस हुए थे, ऐसे कितने सारे ऑपरेशंस थे जो मुझे लगता था कि काश कि वो मेरे हिस्से होता। कारगिल वॉर, मेरे 4 बैचमेट, विक्रम बत्रा का ऑपरेशन मेरा बैचमेट था वो, अनुज नैयर का ऑपरेशन, मनोज पांडे का ऑपरेशन, इट वाज वन ऑफ द मोस्ट डेयर डेविल ऑपरेशन। और वो ऑपरेशन पढ़ता हूँ अभी भी, आपसे बात करो मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं कि कैसे मनोज ने, मतलब आई कुड नेवर इमेजिन दैट गाय हु यूज्ड टू बी माय फ्रेंड इन एकेडमी, कि वो 7 घंटे की सीधी चढ़ाई पे चढ़ के, और जब दुश्मन का मशीन गन आ रहा था, जब इनके एम्युनिशन खत्म हो गए, वो खुखरी लेके टूट पड़ा। मतलब रोंगटे खड़े कर देने लगते। यस, इट्स अ विशफुल थिंकिंग कि व्हाई आई वाज नॉट देयर, why Manoj Pandey had to got to so lucky that he was part of it, for that matter Vikram Batra, Anuj Nair। तो कारगिल के कई सारे ऑपरेशन जहाँ मेरे अपने बैच ने, हमने 13 ऑफिसर्स खोए उस वॉर में। कभी कभी लगता है कि हम सारे बैचमेट्स को लगता है कि हम इतने अनलकी थे कि हम लोग नहीं हो पाए। वो लोग शहादत को प्राप्त करके जहाँ भी जाते हैं उस पार चले गए हैं, हम लोग क्यों नहीं जा पाए। उसके अलावा कई सारे जो मेरी बटालियन के साथ बाद में टेररिस्ट के साथ इनकाउंटर हुए, कुछ मेरे जूनियर्स ने किए। मेरा एक जूनियर है गौरव सिंह पुनिया, जिसको मैंने कमांड दिया बाद में, जब मैं कमांडिंग ऑफिसर का टेन्योर मेरा 4 को मौका खत्म है। मैं गौरव सिंह जब लेफ्टिनेंट बन के आया, उसका इतना तगड़ा ऑपरेशन था और मैं नेबरिंग पोस्ट पे था। मैं बस सुन रहा हूँ रेडियो पे कि उसने 3 टेररिस्ट को यूं मारा, तो बड़ा अफसोस होता कि मैं को नहीं था, वो मेरा जूनियर था। तो कई सारी ऐसी कहानियाँ, मतलब वेर यू फेल्ट मिस्ड आउट। कई सारे अपने हैं कि जिसको मेरे ऑपरेशन को, बाकियों को लगता है कि गौतम का जो वो ऑपरेशन था काश कि मैं होता। आपकी किताब इन्फॉर्मर में आपने बताया कि एक आर्मी ऑफिसर कैसे अंडरकवर यूनिफॉर्म में होते हुए भी कैसे वो अंडरकवर रखता है अपने आप को, और फिर अपनी बटालियन के लिए, देश के लिए कैसे वो स्पाइंग करता है। तो मैं समझना चाहूँगा कि कितना मुश्किल होता है स्पाइंग करना, किसी का ट्रस्ट जीतना, उससे इंफॉर्मेशन निकलवाना। बहुत बहुत मुश्किल होता है।
इट्स ए लॉन्ग ड्रॉन प्रोसेस। और इसमें प्रॉब्लम क्या आती है कि एक इन्फेंट्री बटालियन जो है, इन्फेंट्री बटालियन द टू डिफरेंट थिंग्स। राष्ट्रीय राइफल जो है वो परमानेंट वहाँ रहती, इन्फेंट्री बटालियन जो है, जैसे मेरी बटालियन आज की तारीख में मान लो दिल्ली में है, 2-2.5 साल दिल्ली में रहने के फिर जाएगी 2-2.5 साल के लिए। तो उन 2-2.5 सालों में जैसे समर प्रताप सिंह की बटालियन 101 पैरा कश्मीर में आई हो 2-2.5 से 3 साल के लिए, उन 2.5 से 3 साल में उसे एक सोर्स जो हम जनरली बोलते हैं इन्फॉर्मर डेवलप करना है और उसके बाद रिजल्ट भी निकालना है। अदर इंटेलिजेंस ऑपरेटिव्स आर ऑल्सो वर्किंग, देयर इज नो डाउट अबाउट इट, दे ऑल्सो प्रोवाइड अस इंफॉर्मेशन, लेकिन द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन इज सो मच। जैसे मैंने बताया अपने शुरुआती दौर में कि एक पर्टिकुलर बटालियन का जिम्मेदारी का इलाका इतना बड़ा है, जो बाकी सिक्योरिटी एजेंसीज काम करें उनके पास पूरा कश्मीर है, इस पर्टिकुलर बटालियन के पास इतना इलाका, तो उसका फोकस वो एरिया है, उस एरिया में कौन कौन से टेररिस्ट आ रहे हैं, तो वो होम ऑन करता है, कौन कौन थे टेररिस्ट के सिंपैथाइजर, कौन कौन से घर के थे, वो आके डेटा कलेक्ट करना शुरू करता है। अच्छा, इस घर में किस घर में किसी टेररिस्ट के ग्रुप ने आके ज़्यादती की, टॉर्चर किया, मारा पीटा, उससे बात करना शुरू करता है। वो खोजबीन करना शुरू करता है किस घर में पैसों की ज़रूरत है, किस घर में थोड़े राशन पानी की ज़रूरत है जहाँ मैं मदद कर सकूँ। बहुत ही लंबा प्रोसेस चलता है, धीरे धीरे जाना शुरू करना। समर प्रताप ने जिस तरह से अपने आप को एक दूसरे नाम से ऑपरेट करना, वो कहीं न कहीं से एक अपने इन्फॉर्मर से नज़दीकी लाने के लिए कि आप जाहिर है कि हम जिस धर्म को या जिस जाति को या जिस एक पर्टिकुलर सोच विचार को मानते हैं उससे हम ज़्यादा क्लोज, वो उसकी सोच थी। उसके कमांडिंग ऑफिसर ने ये डिसीजन लिया कि शायद, क्योंकि उस पर्टिकुलर इन्फॉर्मर को ऑलरेडी बहुत सारे एजेंसीज ट्राई कर रहे थे एंड दे हैड फेल्ड टू विन हर, तो कमांडिंग ऑफिसर थॉट कि मे बी दिस, एंड दिस गाय वाज गुड लुकिंग एंड ऑल हैंडसम, तो दैट प्लेड, ये फेल भी हो सकता था, लेकिन दैट प्लेड अ ट्रिक विद द चेंज नेम, उसी रिलीजन का नाम लेने के बाद, with his looks, with his whatever charm he had, he could win that girl, develop the friendship. मोटिव जो भी रहा हो, कहीं न कहीं से आप देखेंगे उसके अंदर मॉरल डिलेमा भी आ रहा है कि मैं उससे झूठ बोल रहा हूँ, वो मेरे पे ट्रस्ट कर रही है, उसकी बहन को जॉब लगाना, और उसके चूँकि वो न्यूज़ रिपोर्टर है तो उसको कुछ जैसे आर्टिकल 370 हटने वाला है तो पहले थोड़ा इनपुट दे दिया, तो वो सारे बातें, उसका मोटिव कुछ और था, बट दैट गर्ल इज़ थिंकिंग कि मेरे को फ्रेंडशिप की वजह से दे रहे। तो बहुत डिफ़िकल्ट है, कई बार आप मॉरल डिलेमा में आते हैं कि क्या ऐसे ही है क्या गलत है, बट देन आपकी जो अपनी बटालियन है जिसका आप बैज यहाँ पहनते हैं, हमारे पास भारतीय सेना में एक पर्टिकुलर जुमला है, फ्रेज, उसका नाम नमक निशान जी। नाम यानी कि जिस पलटन का नाम मेरे साथ जुड़ा कि मैं गौतम रायशी हमेशा 4 कुमाऊँ, तो 4 कुमाऊँ का नाम है मेरे साथ। नमक उस बटालियन का, मैं रोज़ रोटी खाता हूँ, नमक खाता हूँ, तो उसके तरह वफादारी। निशान जो है, चाहे वो हमारे उस बटालियन का झंडा हो या हमारा नेशनल फ्लैग, उन तीनों चीज़ों के लिए कोई एक सोल्जर काम करता है। तो जब ये मॉरल डिलेमा आता है उसके पास कि कहीं ना कहीं से थोड़ा गलत हो रहा है, तो वहाँ पे नाम नमक निशान आता है जो हमारे डिलेमा को हटा देता है। कर्नल गौतम राज ऋषि के अगर पर्सपेक्टिव से मैं पूछूं कि इन्फॉर्मर में शाजिया, रेहाना, मेजर समर प्रताप सिंह, इनमें से उनका आइडियल हीरो कौन है? मतलब वो किसको हीरो मानते हैं इस कहानी का? मैं तो, मेरे लिए तो, चूंकि मैंने उनको जन्म दिया है, तो मेरे लिए समर प्रताप है, लेकिन कहीं न कहीं से शाजिया, रेहाना इस पूरी कहानी में ना, ख़ास तौर पे एक्चुअली ये सच्ची कहानी है। शाजिया और रेहाना नाम भी वही हैं, नाम तक नहीं बदले गए हैं, तो वो आखिर में जहाँ भी चली गई हैं कहानी, तो कहीं न कहीं से समर प्रताप के मन में गिल्ट है बहुत ज़्यादा। वो आगे भी कुछ करने की कोशिश करता है, उन तक पहुँच पाने की। वो शायद अगली कहानी में आए या नहीं, अभी मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन शाजिया और रेहाना जैसे बहुत सारे हीरोज़ हैं। मैंने कहा ना कि बिना लोकल सपोर्ट के हम इतनी सफलता नहीं पा सकते, जो डेटा आप पढ़ रहे थे कि हमने इतने टेररिस्ट को मारे हैं, उनके सब, दे आर द, सेना की सफलता के पीछे बहुत सारे ऐसे चेहरे भी, बहुत सारे ऐसे चेहरे हैं, पर्दे के पीछे छुपे चेहरे। शाजिया की कहानी को अगर मैं नहीं लाऊं तो ये मेरे लिए बहुत बड़ा पाप होता,
और मेरी तमन्ना है कि साजिया कभी खुद पढ़े, वो जहाँ भी हैं वो खुद इस कहानी को पढ़े कि किसी ने उसके सेक्रीफाइस को एक्नॉलेज किया है, चाहे जितने भी लिमिटेड वर्जन में, बट किया है। तब एक किताब भी उन्हीं दोनों को समर्पित है, दोनों बहनों को। तो वो सिर्फ 2 नाम है, ऐसे कई चेहरे, कई नाम है ध्रुव। मेमोरीज फ्लशिंग बैक, आई एम गेटिंग इमोशनल। थोड़ा सा शुरुआती दिनों में चलते हैं। आपका सिलेक्शन एनडीए में हो गया। अब एनडीए में जब एक बच्चा आता है जिसको कुछ नहीं मालूम है, वो सिर्फ ट्रेनिंग कर रहा है अपनी, वो जो रेजिमेंट्स या डिवीज़न होता है कि अब मेरी एजुकेशन कंप्लीट होने के बाद मुझे कौन सी बटालियन मिलेगी, ये आपकी चॉइसेस पे होता है, पहले आप लेते हैं, कैसे डिवाइड होता है? ओके, जहाँ तक एनडीए की बात है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम है, बच्चों को ही मालूम होता है 12th किया, एनडीए का एग्जाम दिया, मेरा सिलेक्शन हो गया। बिल्कुल। अब उसमें जाके मुझे क्या लेना है, कैसे मिलेगा, इसके बारे में कुछ नहीं पता, हमें भी नहीं पता होता है। एनडीए में तो खास तौर पे बहुत लेट से पता चलता है। तो एनडीए की जो 3 साल की ट्रेनिंग है, बेसिकली आप +2 करके आ रहे हैं, तो उसका एक हिस्सा आपको ग्रेजुएशन करना भी है। एनडीए का जो एफिलिएशन है वो जवाहरलाल यूनिवर्सिटी से, यानी वहाँ से हम ग्रेजुएट होते हैं तो हमें जेएनयू से डिग्री मिलती है ग्रेजुएशन की। जेएनयू की पूरी वो जो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉबी और वो सारे आते हैं वहाँ पे। बाकायदा जब ग्रेजुएशन सेरेमनी होता है तो जेएनयू की फैकल्टी आती है, हमें जो सब्जेक्ट हमने लिया हुआ है वो हमें डिग्री मिलता है वहाँ। तो एनडीए की 3 साल की ट्रेनिंग में एक हिस्सा आता है कि हम बाकायदी पढ़ाई कर रहे हैं ग्रेजुएशन की, और एक हिस्सा साथ ही साथ स्पेसिफिक ट्रेनिंग चल रहे हैं, फिजिकल एंडोरेंस एंड वेपन ट्रेनिंग के साथ। उन 3 सालों को 6 सेमेस्टर में बांटा गया, 6-6 महीने का एक सेमेस्टर। तो पहला 3 सेमेस्टर जो होता है वो बेसिक होता है, उसमें तो कुछ नहीं पता चलता। यू आर जस्ट रशिंग थ्रू द डेली रूटीन, सुबह से शाम कब होती है आपको पता नहीं चलता, यू आर जस्ट कंप्लीटिंग द डे। 3rd सेमेस्टर के बाद जब 4th सेमेस्टर में आते हैं, वहाँ से डिवीजन होता है। तो एनडीए ट्राई सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि उसमें एयरफोर्स, नेवी और आर्मी के तीनों कैडेट एक साथ ट्रेन करते हैं। तो फर्स्ट 3 सेमेस्टर तक तीनों का एक साथ चलता है। 4th, 5th, 6th सेमेस्टर में तीनों सेपरेट हो जाते हैं। आर्मी वालों कैडेट का अलग ट्रेनिंग चलने लगता है, नेवी वालों का अलग, एयरफोर्स वालों का अलग। वहाँ से थोड़ी बहुत पता चलना शुरू करता है, अच्छा इतने रेजिमेंट होते हैं, इतनी बटालियन होती है, मिलिट्री हिस्ट्री की क्लासेस शुरू हो जाती हैं, स्पेसिफिक वेपन ट्रेनिंग सर्विस के हिसाब से। आप नेवी में है तो शिप के बारे में, एयरफोर्स में तो फाइटर प्लेन्स के बारे में, हम हैं तो इन्फेंट्री वाले, आर्मी वाले वेपन्स के बारे में। तो वहाँ से पता चलना शुरू होता है। तो धीरे धीरे उन लास्ट के 3 सेमेस्टर्स में आपको अपना इंक्लिनेशन पता चलने लगता है कि आपका झुकाव किस तरफ है। तो जब आप लास्ट सेमेस्टर में आते हैं देन then NDA is not a deciding thing. Okay. After 3 years of completion of the training in National Defence Academy, all 3 wings they go to their separate specific training academy. जैसे मैं आर्मी का हूँ तो मैं एनडीए से पास आउट होने के बाद अब जाऊँगा इंडियन मिलिट्री एकेडमी, जो कि देहरादून में, जो हैशटैग कहानी में आपने पढ़ा होगा। तो देहरादून में जाने के एंट्री के 2 हैं, और 2 रास्ते होते हैं। एक तो एनडीए पास आउट होने के बाद सीधे आप चले जाते हैं। एक होते हैं कि जो लोग +2 के बाद एनडीए नहीं कर रहे हैं, ग्रेजुएशन करने के बाद उनकी अलग से सीडीएस के थ्रू आते हैं। तो उनका 1.5 साल की ट्रेनिंग होती है आईएमए में। जो एनडीएस जाते हैं उनकी 1 साल की ट्रेनिंग। तो आईएमए का जो 1 साल का ट्रेनिंग होता है, देयर फाइनल शेप अप शुरू होता है। तो उसमें मेन डिवीजन तो पहले आता है, रेजिमेंट तो बहुत बाद में आता है। पहले आता है कि आप इन्फेंट्री में जाना चाह रहे हैं, यानी कि जो पैदल सैनिक हैं, या आर्मर्ड में जो टैंक वाला होता है, आर्टिलरी में जो गन तोप वगैरह चलाते हैं, या जो डिफरेंट सपोर्टिव आर्म्स है, जो सप्लाई कोर है जो हमें राशन पानी वगैरह देता है। देन देयर इज ऑर्डिनेंस कोर जो एम्यूनिशन या ड्रेस वगैरह हमें देता है। देन देयर इंजीनियरिंग कोर जो कि ब्रिजेस, गोलाबारी वगैरह बनाते हैं। तो एक कैडेट का इंक्लिनेशन धीरे धीरे क्लियर होने शुरू होता है। जैसे कि मेरा क्लियर था एनडीए डे, तो मुझे तो इन्फेंट्री में ही जाना है, मैं और कहीं फिट नहीं बैठ रहा था। अब जब इन्फेंट्री जाना है, मेरे मन ही मन में आ चुका है, उसमें एक और चीज़ रोल प्ले करती है। जो एकेडमी में जो हमारे इंस्ट्रक्टर्स पोस्टेड होते हैं, वो किस रेजिमेंट के हैं, वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। बिकॉज दे आर लाइक, दे बिकम योर आइडल ना। वो अरे क्या स्टाइल है यार, बंदा चल रहा है, वो बातें सुना रहा है, वो अपनी रेजिमेंट की कहानियाँ सुनाता है। तो वी स्टार्ट फॉलोइंग हिम। तो जैसे मैं इंस्ट्रक्टर गया, मैं अपना जब मैं ऑफिसर बन गया तो मैं नेशनल डिफेंस एकेडमी में इंस्ट्रक्टर बन के गया, विच अ ड्रीम पोस्टिंग फॉर एनी ऑफिसर।
तो मैं शायद उन खुशकिस्मत भारतीय सेना के ऑफिसर्स में से हूँ जो नेशनल डिफेंस एकेडमी में इंस्ट्रक्टर रहा और इंडियन मिलिट्री एकेडमी में रहा। ओ वाह। सो देयर यू गेट टू इन्फ्लुएंस दैट यंग माइंड एंड यू सी, आप तो ऑब्जर्व कर रहे हैं ट्रेनिंग देते हुए, अच्छा ये बंदा बहुत ब्राइट, इसको अपने रेजिमेंट में पुल करता हूँ मैं, ये कुमाऊं रेजिमेंट में, तो देयर यू स्टार्ट इन्फ्लुएंसिंग, कुमाऊं रेजिमेंट है यार तो इसमें आ जाए, जो बढ़िया बढ़िया बंदा है। तो दैट हाउ डिफरेंट फैक्टर्स वर्क, सबके लिए अलग अलग। मेरे लिए पैरा कमांडो था क्योंकि मेरा इंस्ट्रक्टर पैरा कमांडो वाला था, अभी भी मैं याद करता हूँ उनको, समीर करोल साहब, वो रिटायर हो गए, तो वो मेरा रोल मॉडल था। तो वैकेंसी की वजह से मुझे पैरा मिला नहीं, कुमाऊं मिल गया, तो आई हैव नो रिग्रेट्स, आई फेल इन लव विद कुमाऊं रेजिमेंट। तो ये फैक्टर्स काम करते हैं, एनडीए के शुरुआती दौर में जनरली कैडेट्स को नहीं पता होता। जब आपने 4th बटालियन कुमाऊं रेजिमेंट को चुना जी, आपका सिलेक्शन हुआ वहाँ पे, तो एक वेलकम होता है, मतलब एक तरीके का हर रेजिमेंट का एक वेलकम करने का तरीका होता है, डोगरास का होता है, राजपूत आनास का होता है, तो कुमाऊं रेजिमेंट्स का क्या है? हाँ, कुमाऊं रेजिमेंट में भी, रेजिमेंट में कई सारी बटालियंस होती है। ओके। जैसे 4 कुमाऊं है, हाँ, वैसे 2 कुमाऊं है, 3 कुमाऊं है, 4, 5, 6, 7, 8, Yes. टोटल 30 बटालियन। 30 उन अलग अलग बटालियन का भी अलग अलग ट्रेडिशन होता है। ओके। या तो मेन ट्रेडिशन, जैसे कि आपने इन्फॉर्मर में पढ़ा होगा, जब समर प्रताप सिंह जाते हैं तो उसको पहले 3 महीने के लिए जो बटालियन के जवान है उनके साथ लाइन बनाना पड़ता है। ये लगभग हर बटालियन में होता है। जब मैं 4 कुमाऊं ऑफिसर्स को अपने सभी साथियों के साथ बैठ के, तो उनके साथ रहना पड़ता है, उनका रूटीन फॉलो करना पड़ता है। तो जैसे हमारी बटालियन में ट्रेडिशन है कि मैं जाते ही, मैं तो वीवर, आपको बता दूं इंसिडेंटली कि जो मेरा बैच था वो लास्ट 2nd लेफ्टिनेंट था, उसके बाद 2nd लेफ्टिनेंट रैंक हट गया, फिर लेफ्टिनेंट पास आउट हो। तो जब मैं 2nd लेफ्टिनेंट बन के बटालियन में पहुंचा तो मुझे सिपाही बना दिया गया, वो रैंक हटा दिया गया। ओके। तो मैं सिपाही बन के, जहाँ पे जवानों का बैरक था उनके साथ रहता था। तो सिपाही जो होते, जवान जो होते हैं, उनका भी एक कैडर चलता है। आप सुनते होंगे एक सिपाही है, नायक है, हवलदार है, नायब सूबेदार है, तो उनके जो प्रमोशंस होते हैं उनके कैडर चलते हैं, एग्ज़ाम होते हैं बाकायदा, उनको कुछ फिजिकल टेस्ट, कुछ एग्ज़ाम्स, मैप रीडिंग वगैरह सब के बाकायदा 40 से 50 दिनों की ट्रेनिंग होती है, फिर एग्ज़ाम पास करते तो प्रमोट होते। सो प्रमोट होते हैं, शायद उसके बाद ड्यूरेशन भी बढ़ जाता है उनका। हाँ, या बिल्कुल एग्जैक्टली, पे स्केल बढ़ता है। तो 4 कुमाऊं में हमें वो सारे एग्ज़ाम देने पड़ते हैं। तो जब मैं गया तो मुझे सिपाही बना दिया गया, उसके 15 दिन बाद मुझे नायक बनना था, तो मुझे वो एग्ज़ाम उनके साथ पास करना पड़ा, बाकायदा वो नायक के कैडर से गो थ्रू करना पड़ा। फिर मुझे हवलदार बनाया गया, तो मुझे हवलदार का कैडर पास करना पड़ा, वो फेल हो जाता तो मैं उधर ही कंटिन्यू करता। ओके। और मैंने संतरी ड्यूटी दी है अपने कंपनी कमांडर आगे, उसके बाद जो लंगर में काम करते हैं, रोटियां बनाई है, आलू छीले हैं, बाकायदा वो सारा कुछ 4 महीने के करीब चला वो सिलसिला। फिर फाइनली आप ऑफिसर मेस में लाए जाते हैं, जहाँ पे आपका डाइनिंग इन हम लोग कहते हैं, जो पहली रात का वेलकम होता है। तो हर यूनिट के अपने अपने ट्रेडिशंस हैं, बड़े कुछ के बहुत इंटरेस्टिंग है। और जनरली डाइनिंग इन में अल्कोहल से स्वागत होता है। जैसे 4 कुमाऊं में हमें 4 लार्ज पीना पड़ता है एक साथ, इस तरह के ट्रेडिशन। हम तो 4 लार्ज पीते कहीं के रही नहीं तो डाइनिंग, हमारे कमांडिंग ऑफिसर ने कुछ वेलकम किया, हमसे कुछ गाने गवाए गए। मुझे याद है मेरा वेलकम में, वैसे तो मैं मोहम्मद रफ़ी साहब का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, लेकिन गाने के लिए मुझे जब बोला गया तो किशोर कुमार का गाना है, फूलों के रंग से दिल की कलम से तुझको लिखी रोज़ पाती। क्या बात है। तो मैंने वो गाना गाया। मैं अच्छा गाता नहीं हूँ, और सुना नहीं, मैं तो, अरे मैं अच्छा गाता ही नहीं हूँ, मेरी आवाज़, मैं आपको कहानी सुना रहा हूँ। तो जब मैं वो गाना, तो उसमें एक पंक्ति आती है उस गाने में, ऐसी जूही की कली तू, तो सारे ऑफिसर हु इज जूही, अरे देयर इज नोबडी कॉल्ड जूही, वो तो गाने का हिस्सा है। अब दे वर ऑल स्टार्टेड पुलिंग वेल, नो देयर इज सम जूही, डू यू हैव अ गर्लफ्रेंड, ये वो सारी कहानियाँ बहुत सारी। तो इस तरह की रैगिंग सब शुरू होती है। तो बड़े इंटरेस्टिंग ट्रेडिशंस हैं। और शुरुआत में आपको ऐसा नहीं लगा कि भाई कहाँ मैं सोच रहा था मैं तो ऑफिसर बन के जा रहा हूँ और क्या बन रहा हूँ मैं? एक लेफ्टिनेंट जब पहुंचा अच्छा तो मैं IIT बीच में चला जाता। बिल्कुल नहीं, वो थॉट तो नहीं आया, लेकिन ये ज़रूर आया कि यार ये ऑफिसर, और आप देखते हो ऑफिसर मेस को ना बड़ी हसरत भरी निगाहों से कि वहाँ कब एंट्री मिलेगी। लेकिन जब आप ऑफिसर बन जाते हो ना, आपके जो 4-5 महीने गुजरे हैं वो आपको लगता है यार वो तो बेस्ट थे, उसमें आपके ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं थी, आप जवानों के साथ मस्ती कर रहे हैं। उनका रूटीन बड़ा सेट होता है जवानों को, सुबह 5 बजे उठता है वो,
नेचर कॉल्स वगैरह से निपटने के बाद, शेव वेव करने के बाद चाय पीता है, 6 बजे पीटी करता है, 6 से 7 पीटी करता है, वापस आता है, नहा धो के ब्रेकफास्ट करता है, 8 बजे से लेकर 12 बजे तक या तो वो ट्रेनिंग कर रहा है, कोई ना कोई हथियार की ट्रेनिंग है, जो भी कैडर चल रहे हैं वो, या कहीं ना कहीं उसकी ड्यूटी लगी। 12 बजे उसका हम हमारे लाइन तोड़ कहते हैं, ब्रेक मिलता है उनको। 12 बजे जाते हो, खाना खा के सो जाते हैं, फिर 2 बजे उठते हैं वो, उसके बाद गेम परेड होता है एंड ऑल दैट, फिर करीब 7 बजे तक ये सब चलता है। वो आके फिर 8 बजे खाना खाते हैं, जिनकी ड्यूटी हो ड्यूटी चले जाते हो। तो वो दोज वेयर में बेस्ट डेज। 4 में ऑफिसर बन जाने के बाद इतनी सारी जिम्मेदारी आ जाती है आपको, जो जवान कर रहे हैं उसके साथ वो सारी कार्रवाई करने के अलावा आप ऑफिसर होने की एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी भी निभाते। यू मिस दोज डेज एक्चुअली। आपके पैरा ट्रूपर वाली ट्रेनिंग पे आते हैं हम। वो जो ट्रेनिंग थी बहुत टफ होती है, बहुत टफ। और उस ट्रेनिंग को करते वक्त एक आदमी का, एक आर्मी जवान का फिजिकली एंड मेंटली स्ट्रांग होना कितना जरूरी होता है? फिजिकली तो यू आर स्ट्रांग, क्योंकि आप ट्रेनिंग एकेडमी से आए हैं तो यू आर स्ट्रांग। मेंटली स्ट्रांग, मेंटल एंडोरेंस जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट करता है। जो वो प्रोबेशन होता है पैरा ऑफिसर का, उसका एम ही होता है कि कौन क्विट कर जाए, वो इतना टफ बनाते हैं। तो हमारे यहाँ जो फ़ौज में, ऑल ओवर द वर्ल्ड के फ़ौज में है, एक कहावत है, एक जुमला चलता है कि व्हेन गोइंग गेट्स टफ द टफ गेट्स गोइंग। तो और हिंदी में हम लोग बनाते हैं, मुश्किल वक्त कमांडो सख्त, मुश्किल वक्त कमांडो सख्त, ये जुमला चलता है, वहाँ पे दीवारों पे लिखा रहता है। किस टाइप की ट्रेनिंग होती है? मतलब आप, दे आर टेस्टिंग योर विल पावर। सो आपका सबसे ज़्यादा विल पावर कहाँ पे आप लड़खड़ाने लगते हो? भूख, प्यास और नींद, ये 3 चीज़ें हैं जिस पर आपको कंट्रोल नहीं है। एक वक्त गुजरने के बाद नींद जो है आपको परेशान करने लगती है, प्यास आपको परेशान कर, भूख आपको परेशान करने, कितने दिन भूखोर रहना हाँ, वो आपको तोड़ता है, आपको तोड़ते हैं। तो सबसे पहला जो ब्रेकिंग पॉइंट वो लोग करते हैं, वो स्लीप साइकिल के साथ करते हैं। अच्छा, तो कैसे होता है मैं आप देखो, बड़ा इंटरेस्टिंग है, वेरी साइंटिफिकली रिसर्च्ड दिस प्रोसेसेस। सो फर्स्ट डे जब आपने रिपोर्ट किया है उस कमांडो ट्रेनिंग के लिए, आपका रूटीन शुरू हो रहा है सुबह के 6 बजे एंड कंटिन्यूस चल रहा है। ब्रेकफास्ट ब्रेक मिलता है, आपने खाना खाया, 1 घंटे का ब्रेक मिला, फिर 1 बजे आके फिर वो ब्रेकफास्ट के बाद लंच तक दौड़ भाग सब चल रहा है। फिर लंच के लिए 1 बजे का आपको टाइम मिला, 1 से 2 तक लंच ब्रेक, फिर 2 बजे से फिर शुरू हो गया, फिर रात के 9 बजे आपको ब्रेक दिया गया, 9 से 10 डिनर एंड देन यू गो अप टू स्लीप। तो 6 बजे शुरू हुआ है, रात के 10 बजे ख़त्म हो रहा है। सेकेंड डे 5:30 में शुरू हो रहा है, रात के 11 बजे ख़त्म हो रहा है। थर्ड डे 5 बजे शुरू हो रहा है, रात के 11:30 बजे ख़त्म हो रहा है। सो यहाँ पे बढ़ते जा रहा है, इधर साइकिल कम होते जा रहा है, पूरा साइकिल ही चेंज होती है। साइकिल चेंज हो रहा है। मतलब अल्टीमेटली ऑन द 15th और 16th डे यू आर स्टार्टिंग द रिसाइकिल, यू आर जस्ट नॉट एबल टू स्लीप। जहाँ आपको मौका मिल रहा है, पीठ टेक रहे हैं, कंधों पे, पीठ पे 22 किलो का पिट्ठू लगा हुआ है, आप नींद में चल रहे हैं, 30 किलोमीटर का एंडोरेंस रूट मार्च चल रहा है, यू आर एक्चुअली स्लीप वॉकिंग। देयर द मेंटल ब्रेकअप स्टार्ट, यू स्टार्ट अब्यूजिंग, आपके साथ जो चल रहे हैं गालियाँ निकालना शुरू होता, उसको जो पार कर जाता है उस नींद की साइकिल। खाना तो आपको मिल रहा है, फौज में ये है एक चीज़, आपको खाने से वंचित नहीं रखा जाता है। आपको पैक खाना पकड़ा, 2 सैंडविच पकड़ा देगा, पराठे पकड़ा देगा, आप चलते फिरते जहाँ मनो खाओ। नींद पे जो काबू पा लिया, वो कहते हैं ना, यदि योगी है या वो सच्चा पैरा ट्रूपर है वो। सो दैट इज़ हाउ दे टेंड टू ब्रेक यू टू विल पावर, योर मेंटल स्ट्रांगनेस। जो उसको पार कर गया, फिजिकल एंडोरेंस तो सब कर लेते हैं, पूरा ग्रुप एक साथ चल रहा है, 40 किलोमीटर का रूट मार्च है, आपको 6 घंटे में करने, पीठ चले जा रहे हैं, वो ख़त्म हो जाता है ग्रुप के साथ। उसके बाद आने का आपको लगा कि आपको सोने दिया जा रहा है। इसमें एक बड़ा खूबसूरत दृश्य का वर्णन जो एक्चुअली हुआ कि एक पर्टिकुलर डे को पूरे दिन इनका बैंड बजी है, कभी कीचड़ में, कभी पहाड़ पे दोहराए हैं। रात को 10 बजे ये लोग वापस आते हैं, खाना खाते हैं, और लगा कि अब ब्रेक, सोने जाना है, तो बोला कि नहीं, अभी 30 किलोमीटर का रूट मार्च होगा, तो रूट मार्च करके जाता है। अब बोला अब तो ब्रेक। जब वो आते हैं तो उसको टॉपिक दिया गया है कि मर्डर करने के 1000 तरीके, और जो रास्ते पर हम लोग ना गाना गाते हुए चलते हैं, पिट्ठू उठाए हुए। उस पर्टिकुलर इवनिंग को उन दिनों एक फेमस सॉन्ग आया था अनिल कपूर का, लड़की है क्या अरे बाबा, पूरा ग्रुप वो गाते जा रहा था।
उसको इंस्ट्रक्टर्स ने रिकॉर्ड कर लिया था। और जब वो बैठे तो उसको फुल वॉल्यूम पे 10-15 स्पीकर चारों तरफ लगा के फुल वॉल्यूम पे आपकी अपनी वो गंदी आवाज़ में जो आप गा रहे हो लड़की है कह रहे बाबा, वो बज रहा है और आपको लिखना है मर्डर करने के ख्याल। दैट इज टेस्टिंग योर मेंटल रोबस्टनेस। जो टूट जाता है वो क्विट हो जाते हैं, उनको नहीं मिलता। जो कंटिन्यू कर जाता है वो कंटिन्यू कर जाता है। टफेस्ट गोइंग टफ। या सो अब जब आपने पहली बार छलांग लगाई हवाई जहाज़ से, तो ऑब्वियसली मतलब उतनी बड़ी हाइट से छलांग लगाते हुए डर तो बहुत लगता होगा। या तो आपको कैसा फील हुआ था? हमारा डर अच्छा, तो लगा ही होगा। तो पहली बात तो जो मेरा पैरा जंप था वो मैंने एकेडमी में किया, क्योंकि मैंने आपको बताया कि मैं कुमाऊं रेजिमेंट में गया। आई डिडंट गो टू बिकम पैरा कमांडो। इंडियन मिलिट्री एकेडमी में क्या होता है, मैंने बताया टर्म ब्रेक में कुछ हमें हाइक्स पे भेज जाते हैं जब ब्रेक होता है, तो उसमें पैरा शूट हाइक होता है। तो उसमें हम आगरा गए थे, जिसमें कि 7 या 8 जंप करने को मिलते हैं। तो क्या बताऊँ, वो डर में भी जुड़ी आ गई याद आके ना के। तो जब वो खुलता है हेलीकॉप्टर का पीछे वाला हवा की जो सरसराहट आती है, तो पहला खौफ तो वहीं से शुरू होता है कि यार, एंड ऑब्वियसली आपको यू हैव टू जंप, देयर इज नो ऑप्शन ऑफ सेइंग नो, क्योंकि आप खुद ही वॉलंटियर होकर गए हो ना। और वो पहला कदम नीचे लेते जो हुक से उठता है, लगता है कि ये निकल के आ गया बाहर। लेकिन पहले दूसरे में यू गेट यूज टू, तीसरे में, चौथे में तो आप हाथ हिला रहे हैं इंस्ट्रक्टर को गिरते हुए, दिल मजबूत हो जाता है बार-बार। या बिल्कुल बिल्कुल। इनफैक्ट एनडीए से हमारे वो शुरू होती, तो 10 मीटर जो डाइविंग बोर्ड होता है स्विमिंग पूल का, वो हमारा एक कंपल्सरी टेस्ट होता है। पहली बार जब वहाँ पे गया तो स्विमिंग पूल तो माचिस के डिब्बी जैसे नीचे लग गई थी, यार पे बाहर गिर जाएंगे सर। वो पहला कदम लेके गिरना, वो मुझे भी याद आता है सारे कैडेट्स को जो भी एनडीए से पास, दैट फर्स्ट जंप जहाँ आपको सावधान में खड़े हैं, अपना नाम जोर से चिल्लाना है, नंबर फलना फलना गौतम रायशी, रेडी टू जंप सर। तो बड़ा डर लगता था। लोग हमारे बैचमेट्स में अपनी पसंदीदा हीरोइनों का नाम लेके, कोई सोनाली बेंद्रे, वो तो मेरा हम लोग के आपकी फेवरेट हीरोइन कौन सी थी? मेरी तो उस टाइम ऐश्वर्या राय हुआ करती थी। तो हमारे एक दोस्त हैं अवेनु थैया, उनकी फेवरेट थी सोनाली बेंद्रे। तो बेंद्रे बोल के, तो हम लोग वो सोनाली नहीं बेंद्रे बोल के, एक दफ़ा मैंने सोनाली को ये वाकया सुनाया, बहुत ज़ोर से हंसी थी वो। तो ऐसे होता है, सब सबके अपने अपने तरीके हैं उस फियर को ओवरकम करने का। 21 सितंबर 2009 आप, एक ऐसा दिन था जिसे शायद आज भी आप याद करते हैं। आपने मौत को बहुत करीब से देखा। आश्चर्यचकित हूँ कि आपने जो भी रिसर्च वर्क किया तो तारीख आपको इतने अच्छे से याद है। आपने मौत को बहुत करीब से देखा। आपने अपने बहुत क्लोज फ्रेंड्स को, कहूँगा, बिल्कुल खोया उसमें। बिल्कुल। आज भी मेजर सूरी, बिल्कुल, उनकी मदर का कॉल आता है, उन्होंने अपने बेटे को खो दिया था। बिल्कुल। और उस ऑपरेशंस के बारे में समझना चाहूँगा। कहानियाँ बहुत हैं पर अभी तक सुनी नहीं। वो तारीख देखिए, इंसिडेंटली आज हम ध्रुव आपके साथ बात कर रहे हैं, आज शायद ईद है। 2009 का वो 22 सितंबर ईद का दिन था, मतलब 21 सितंबर ईद का था, ईद के बाद वो ऑपरेशन हुआ था। वो एक ऐसा दिन है मेरे ज़िंदगी का कि अगर टाइम मशीन जैसा कंसेप्ट हो तो मैं वापस जाकर उसको इरेज करना चाहूँगा। मैं सुरेश सूरी को, हवलदार खुशहाल को वापस ज़िंदा चाहूँगा। जो कहीं न कहीं से वो पूरा गिल्ट, एक अपराध भाव जो है मेरे ऊपर है, क्योंकि ऑपरेशन का सीनियर मैं था। मेरे कमांडिंग ऑफिसर थे, ये 13 RR 30 राष्ट्रीय राइफल बटालियन की बात है। मेरे कमांडिंग ऑफिसर थे कर्नल विवेक भट्ट, एक्सेलेंट सोल्जर। उनका इन्फॉर्मर था जिस पे ये ऑपरेशन लॉन्च हुआ था, पूरी ब्रीफिंग। लेकिन सारा दारोमदार, चूँकि लॉन्च की जो टुकड़ी निकली थी, हम लोग 3 ऑफिसर थे, तो सीनियर मोस्ट मैं था, तो वो मेरे ऊपर था। तो वो बहुत बड़ा अपराध भाव है कि शायद जिस तरह से हमने सोचा, थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंट थे हम, बहुत सारे ऑपरेशन किए हुए थे, तो कहीं न कहीं से कुछ गलतियां हो गई। तो आपने वो मुद्दा उठा दिया। मैं अमूमन अवॉइड करता हूँ उस पर बात करने से।
कैसे हुआ था? सूरी क्या का हुआ? चेहरा सामने आ जाता है। इन्फॉर्मेशन थी और हमारे कमांडिंग ऑफिसर के पास थी इन्फॉर्मेशन। बहुत, जैसा कि मैंने बताया, काफ़ी दिनों से तैयारी चल रही थी। अफसोस इसलिए होता है ज़्यादा कि इतने दिनों से तैयारी चल रही थी, बाकायदा एक एक चीज़ सोच समझ ली गई थी कि कैसे करना है। लेकिन वो किस्मत तो एक घर में थे, 2 विदेशी आतंकवादी छुपे हुए थे और रमज़ान चल रहा था, तो पूरे ये खबर तय थी कि पूरा रमज़ान और ईद तक उनको वहीं रहना है। तो हमारे पास पूरा एक वक्त था कि घर कहाँ है, रास्ता कैसे जाता है, क्या करना है, उसको पूरी रेकी कर लेने का था। सब कुछ देख समझ लिया गया था और कमांडिंग ऑफिसर ने निर्णय लिया कि आज रमज़ान ख़त्म होगा तो ईद होगी। ईद के ठीक अगले दिन, इससे पहले कि वो निकल के कहीं जंगल पहाड़ पे जाए, इस ऑपरेशन को लॉन्च किया जाएगा। तो सिखलाए हुए तरीके से, प्लान के तरतीब से हम गए। हाउस एंट्री ड्रिल जो होती है हमेशा वन ऑफ द मोस्ट डिफ़िकल्ट आर्मी ऑपरेशंस माना जाता है, जिसमें घर के अंदर छुपे हो, उसके अंदर जाके आपको जब एलिमिनेट करना हो। कुछ ट्रेनिंग का असर था, कुछ ज़्यादा ही आत्मविश्वास अपने ऊपर, हमने थोड़ा लाइटली ले लिया। परिणाम वो नहीं निकला जो हम सोच के गए थे। उन्होंने हमारे ऊपर पहरे फायर, मैं उसके डिटेल में नहीं जाना चाहूँगा, अगर आपने इन्फॉर्मर पढ़ी है तो लास्ट ऑपरेशन एक्चुअली वही है। तो पहले फायर फाइट में हमने मेजर सूरी और हमारे एक जवान थे हवलदार खुशहाल, उनको खो दिया। फिर मुझे गोली लगी, फिर मेरे साथ के एक और अफसर को गोली लगी, फिर थोड़ा लंबा खिंचा। फिर फाइनली हम जब बाहर निकल पाए उस घर से, तो फाइनली पूरे घर को बारूद से गिराया गया। तब वो दोनों मारे गए। दोनों अफगानिस्तानी टेररिस्ट थे, फॉरेन से आए हुए मर्सनरीज थे बेसिकली। तो इससे ज़्यादा इस पर नहीं बात करना चाहूँगा मैं। जब इन्फॉर्मर्स की बात होती है जिन पे आप ट्रस्ट करते हैं, और आर्मी के पास भी इंटेलेक्ट उन्हीं से आती है, आपके सोर्सेज होते हैं वो स्ट्रॉन्ग, बिल्कुल, हमेशा माइंड में कहीं ना कहीं ये तो चल ही रहा होता है, क्या ये हमें डबल क्रॉस कर सकते हैं? बिल्कुल, कॉन्स्टेंटली। तो ट्रस्ट फैक्टर कब Yes, और there- किस there- टाइम पे आता है? या देयर मेनी टाइम्स आपका इंस्टिंक्ट काम करता है। आप 100% तो कभी श्योर होते नहीं हो कि इसने जो बताया है। कई बार, मतलब अगर एक इन्फॉर्मर के एक इंफॉर्मेशन पर एक सक्सेसफुल ऑपरेशन हुआ है, उसी इन्फॉर्मर के 10 इन्फॉर्मेशन पे कोई ऑपरेशन भी नहीं हो पाया। उसके दिए गए ऑपरेशन पे हम गए, लेकिन पता चला कि टेररिस्ट या तो पहले निकल गए थे या ये फॉल्स था। तो यानी कि एक सक्सेसफुल ऑपरेशन जब आप देख रहे हैं उस पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन पे, उससे पहले 10 से 15 नाकामयाब ऑपरेशन गुजर चुके हैं। कई रातें हम गए हैं इन्फॉर्मेशन पे और खाली हाथ वापस आए, कुछ भी नहीं हासिल हुआ। या जो इन्फॉर्मर दोनों साइड प्ले करता है कि हमें बता के हमसे इंसेंटिव ले लेगा। मैक्सिमम इन्फॉर्मर्स जो होते हैं, मैं यहाँ बता देना चाहूँ कि पैसा बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। आप पैसा दो, जितना ज़्यादा पैसे दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं से उसको दूसरी तरफ वाला भी पैसे दे रहे हैं, या पैसा ना भी दे रहा हो तो कुछ और इंसेंटिव दे रहा है। तो कई सारे इन्फॉर्मर डबल रोल प्ले करते हैं कि वो हमसे पैसे लेकर इन्फॉर्मेशन देते हैं, हमें दे दिया, हमने उसको कंफर्म कराया, हाँ बात सही कर रहा है, लेकिन जब तक पहुँचे तब तक उनको भी खबर कर दिया कि वो भी निकल गए, उसको भी खुश कर दिया, मुझे भी खुश कर दिया। तो ये हज़ारों उदाहरण हैं ऐसे। और ये शाजिया वाली पर्टिकुलर ही, उनके कितने सारे ऑपरेशंस इंफॉर्मेशन पे कल्मिनेट नहीं हो पाया सक्सेसफुल एलिमिनेशन में। या तो पहले निकल गए, कई बार सरप्राइज लॉस्ट हो जाता है। आप जब जा रहे होते हैं पहले रास्ते में उनके खबरी बैठे होते हैं, जो फौज आ रही है पता चल जाता है, कितना भी छुपाओ करके आप जाना चाहो। तो ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स प्ले करते हैं। यू हैव टू वे प्रो एंड कॉन। आपके पास और ऑप्शन क्या है? आज की तारीख में मैं एक ऑपरेटिव हूँ, मैं एक पैरा कमांडो या मैं बड़ा, और ध्रुव मेरे इन्फॉर्मर बने। आई हैव टू ट्रस्ट योर इन्फॉर्मेशन कि वो 100 बात बोलेगा और मैं बोलूँगा अरे नहीं यार तो झूठ बोल रहा है, हो सकता है वहाँ पे सच बैठे। एवरी टाइम उनके दिए हुए ऑपरेशन पे मुझे एक्ट तो करना ही पड़ेगा। कई बार हमें पता होता है कि ये झूठी खबर होती, फिर भी हम जाते हैं जस्ट टू गेन द ट्रस्ट कि तू जो बोल रहा है मैं तो जाऊँगा। तो देयर आर, मतलब यू फील फ्रस्ट्रेटेड मैनी ए टाइम। बार बार आप जा रहे हो, खाली हाथ वापस आ रहे हो। एज एन ऑफिसर
स्टिल आपका IQ, यू अंडरस्टैंड थिंग्स। जवानों के मोराल को बनाए रखना बहुत डिफिकल्ट होता है। रोज रात आप ले जा रहे हो, चल के हम जा रहे हैं 5-5 घंटे रात के अंधेरे में, घर को घेरा लगा के बैठे हैं, सुबह कुछ हासिल नहीं हो रहा है, ठंड में बैठे हुए हैं, वापस आ रहे हैं खाली हाथ, बड़ा ही बहुत बुरा, उनका मोरल डाउन होता है, उसको मेंटेन रखना। देन ऑल्सो थिंग कॉल्ड कंप्लेसेंसी सेट इन। अरे यार कुछ नहीं हो रहा है, हम तो जा रहे हैं रोज, कोई गोली भी नहीं चला रहा है, ये दिमाग में सेट होता है। इसमें एक मूवी अभी आई है धुरंधर 1 में, वो माधवन का एक डायलॉग है जो हम लोग बार बार बोलते हैं, यार हमें हर दिन सतर्क रहना पड़ेगा। उनको तो बस एक दिन उनको निकालना है, जब वो संसद भवन पर अटैक होता है, वी हैव टू बी प्रिपेयर्ड एवरी डे, दे जस्ट नीड 1 डे टू स्नीक, एंड हमारे सारे जान जोखिम तो जो भी है, इज्जत का, सब कुछ का, वो एक दिन एक इंसिडेंट सब गिरी गिराई मेहनत को बेकार कर देता। उस एक दिन से बचने के लिए, तैयार रहने के लिए, एवरी डे यू हैव टू बी अलर्ट, एंड इट इज द वेरी वेरी डिफिकल्ट, especially to keep your troops, your soldiers motivated 24/7 into at least 3 years continuation. बहुत difficult job है ध्रुव. It cannot be expressed in, it's beyond the comprehension of any word, any vocabulary. Cannot be written, cannot be explained to anyone. Those who are on the ground, they can only understand. मैं आपसे समझना चाहता हूँ कि जब मिलिट्री ऑपरेशन करते हैं, जैसे फिल्मों में दिखाते हैं कि सैंड मॉडल लिया, उस पे दिखाना है कि यहाँ से एंट्री करेंगे, यहाँ से एग्जिट करेंगे, या फिर ऑन बोर्ड हम डिज़ाइन करके दिखाते हैं, क्या वाकई में वैसा होता है? पहली चीज़। दूसरा चीज़, अगर हमने यहाँ पे डिसाइड किया है ऐसे, ऑन ग्राउंड भी वैसा ही एग्जीक्यूट करना होता है, या फिर हमारे पास बैकअप प्लान हुआ कि वहाँ पे सपोर्ट सिस्टम वैसा नहीं मिला, तब हमारे पास बैकअप प्लान भी होता है? बिल्कुल। तो जो सैंड मॉडल वगैरह से आप देखते हैं, बिल्कुल बाकायदा एग्जैक्ट रेप्लिकेट होता है वो ग्राउंड पे, बिल्कुल उतने ही छोटे स्केल में। अगर पहाड़ की ऊंचाई मान लीजिए कि उधर 1000 मीटर है, तो हम 1 मीटर का बनाएंगे। घर का साइज, घर का छोटे छोटे मॉडल, मिनुटेशन ऑफ डिटेल वो सैंड मॉडल्स पे होते हैं। अब तो टेक्नोलॉजी, पहले तो हाथ से बनाते थे हमारे जवान एक एक में, अब तो टेक्नोलॉजी ऐसी हो गई कि आप फीड करो कंप्यूटर में, वो बनाया आ जाता है सारा कुछ। तो डिटेल्स एग्जैक्टली सेम होते हैं। वी रिहर्स्ड ऑन दैट। देयर इज ऑलवेज ए प्लान बी एंड प्लान सी, कि हम जिस रास्ते को वर्कआउट करके गए, यहाँ से जाएंगे वहाँ, हो सकता है वहाँ पर नहीं होगा तो क्या होगा, वो प्लान बी ऑलरेडी एक तैयार होता है कि तब हम ये एक्शन करेंगे, या कोई दूसरी टीम तब वहाँ से जाएगी। प्लान बी, प्लान सी, प्लान डी तक की तैयारी होती है। तो आर्मी ऑलवेज, जो हमारे कंटीजेंसी जो वर्ड है, ऑलवेज वर्क ऑन कंटीजेंसी। कंटीजेंसी प्लान पे भी उतनी ही मेहनत, उतना ही रिहर्सल किया जाता है जितना कि मेन प्लान पे। हर ऑपरेशन, चाहे ये टेररिस्ट का मामला हो या नॉर्मल कन्वेंशनल वॉर की बात हो, हर जगह ये होता है। ये तो पार्ट ऑफ ट्रेनिंग है। आपने 1999 कारगिल देखा, संसद अटैक देखा, उरी देखा, पुलवामा देखा, पहलगाम देखा। जब हर बार अटैक्स हुए, उसके बदले में आर्मी ने हमेशा जवाब दिया है। जवाब देने का तरीका हर बार बड़ा होता गया है। उरी के टाइम में सर्जिकल स्ट्राइक, बालाकोट के टाइम में, पुलवामा के टाइम में बालाकोट स्ट्राइक, एंड पहलगाम के टाइम में ऑपरेशन सिंदूर। तो जब इस टाइप के अटैक्स होते हैं, हमारी आर्मी पे रिटेलिएट करने का प्रेशर होता है, जवाब देना ज़रूरी होता है। उसके पीछे प्लानिंग, वॉर रूम, उसके बारे में समझना चाहूँगा। या दूसरी बात है, पहली बात तो ये है कि जो सर्जिकल स्ट्राइक, यहाँ पे मैं थोड़ा रिकॉर्ड स्टेट करना चाहता हूँ, बहुत सारे हुए हैं। लाइमलाइट में ज़रूर आए पुलवामा के बाद, लेकिन उससे पहले भी बहुत सारे सर्जिकल स्ट्राइक। नाउ एवरी इंसिडेंट जहाँ पे एक टेररिस्ट को या दुश्मन, किसी भी दुश्मन देश को थोड़ी बहुत जो भी सफलता मिल जाती है, चाहे हमारे देश के खिलाफ, चाहे किसी टूरिस्ट को मारने में, या किसी आर्मी पर्सनल को मार गिराने में, या उनकी गाड़ी ब्लास्ट करते हैं, उसका एक सेट
जो रिएक्शन होता है हमारा, उसके सेट ड्रिल से कैसे हमें रिवेंज लेना है या कैसे उस चीज़ को नलीफाई करना है फर्दर। तो उस सारा कुछ फिर हमारे, पहली बात तो मैं अगर अपने आप को सिर्फ रेस्ट्रिक्ट रखूं कि आर्मी दस्तों पे जो अटैक होते हैं या कॉन्वाई पे अटैक हो गया एंड ऑल दैट थिंग, मैंने कहा ना अभी इससे पहले वाले सवाल के जवाब में, वी आर प्रिपेयर्ड फॉर एवरी डे, दे जस्ट नीड टू गेट वन डे, दे आर ट्राइंग एवरी डे। कहीं न कहीं से एक जगह कोई एक जवान, कोई एक संतरी थोड़ा ढीला पड़ा, और वो तो हर दिन ताक में लगा हुआ है, उसको मौका मिल जाता है। मौसम का अंधेरा, मौसम खराब होना, हमें उन खराब मौसम में भी हर दिन चौकस रहना। तो किसी एक दिन जब उसको सफलता मिल जाती है, उसको दरकिरार करने के लिए हम हमेशा ट्रेनिंग में रहते हैं। जब वो घटना हो जाती है, पहली बात तो हम उससे लेसन लर्न करते हैं कि हमारी कहाँ गलतियाँ रह गई थी, कैसे हुई ये गलतियाँ, कौन जिम्मेदार था, इसको रोका जा सकता था, कहीं न कहीं से हमसे फॉल्ट हुआ। रिस्पॉन्सिबल लोगों को जवाब तलब किया जाता है, फिर आगे भविष्य में ना हो वैसी बात है, उसके कुछ प्रारूप तैयार किया जाता है। देन वी स्टार्ट जनरेटिंग आवर नेटवर्क, कहाँ हुआ, कहाँ भूल था, कौन था, हु वर द रोल प्लेयर्स, वी ट्राई टू फाइंड आउट एंड देन वी ट्राई टू एलिमिनेट, लाइक इन एनी ऑपरेशन हैपन। नाउ जितने आपने जिन ऑपरेशंस के नाम लिए, सर्जिकल स्ट्राइक से लेकर पुलवामा, नाउ एवरीथिंग इज देयर इन द ओपन सोर्स ऑपरेशन सिंदूर। वी एज ए कंट्री, ऑब्वियसली सिंस लास्ट 10 odd years, हम थोड़ा बोल्ड हुए हैं रिस्पॉन्स देने में, निश्चित रूप से वो दिख रहा है, सबको दिख रहा है। आर्मी एज एजेंसी, आर्मी एज ऑर्गेनाइजेशन ऐसा नहीं था, आर्मी हमेशा से ऐसी थी। एक पॉलिटिकल विल पावर आया है जो कि हम उसको क्या कहते हैं, ईंट का जवाब, जो जुमला है ईंट का जवाब पत्थर से देना, वो दे रहे हैं, और क्या कहते हैं, डंके की चोट पे दे रहे हैं। वो एक पॉलिटिकल विल में निश्चित रूप से बदलाव आया है, उस पर मैं ज़्यादा कमेंट नहीं करना चाहूँगा। भारतीय सेना एज ऑर्गेनाइजेशन के रूप में शुरू से ऐसी थी और शुरू से ही अपने काम को इसी तरीके से अंजाम देती आई है। पहले बातें पता नहीं चलती थी, ना ही हम पता चलने दिया करते थे। अब चूँकि मामला बहुत ज़्यादा डिजिटलाइज, सोशल मीडिया हो गया, तो बातें आने लगी है सामने, वरना ये चीज़ें बहुत शुरुआती दौर से ऐसी चल रही। आपने अपने शरीर पर कई गोलियां झेली हैं और अभी भी शायद कुछ बुलेट्स शायद एक है निशान। ओके, तो कर्नल, मैं समझना चाहूँगा वो कहानी, वो किस्से जो शायद आपने आज तक किसी भी प्लेटफॉर्म पे नहीं कहे हैं। एक किस्सा आपकी एक तो ज़िंदगी किस्सा अभी कहा संक्षेप में, जिसमें हमने मेजर सूरी को खोया तो उसी में गोली लगी थी। ऐसे कई किस्से हैं ध्रुव, और मैं एक किस्सा और सुनाना चाहूँगा, बड़े दिलचस्प कहानी है। तो मेरी पोस्टिंग हुई थी अभी राष्ट्रीय राइफल बटालियन में, और जो कमांडिंग ऑफिसर थे जिनका नाम लिया था मैंने, कर्नल विवेक भट्ट, उनके चर्चे में पहले से सुन रहा था। तो पोस्टिंग आने के करीब 10-15 दिन के बाद की बात थी। एक इन्फॉर्मर, सर के इन्फॉर्मर ने खबर दी कि एक पर्टिकुलर गांव में दिन के वक्त, जनरली ऑपरेशंस रात के अंधेरे में होते, वो सुबह सुबह उनके पास खबर आ गई कि फलानी जगह 2 टेररिस्ट छुपे हुए हैं। सर ने बोला चल चल उठ, हम निकल के चल। और हमारे कमांडिंग ऑफिसर विवेक भट्ट जो जितने अच्छे सोल्जर उतने अच्छे कैमरा फोटोग्राफर भी थे, उनको बहुत शौक था, उनके पास हाई एंड कैमरा वगैरह था। तो वो ड्राइव कर रहे हैं, अब देखो मेंटल, ये देखो, वो ड्राइव कर रहे हैं, मैं उनके बगल में बैठा हूँ, हम सिगरेट पी रहे हैं, रास्ते में कुछ अच्छी चीज़ें, अच्छा दृश्य दिख रहा है। यार गौतम, यहाँ ना फ़ोटो खींचेंगे यार, यहाँ फ़ोटो खींचना, यहाँ पे कैमरा लगाएंगे यार। मैं हाँ सर, ऑपरेशन करके, तो ये बातें हमारी चल। जब वहाँ पहुँचे हैं तो हमारे जो एडवांस वाली पार्टी थी, ऑलरेडी उन लोगों ने घेराबंदी कर लिया था। तो जो घर में 2 टेररिस्ट छुपे हुए थे, वो घर से भागने की कोशिश में एक छोटा सा, वो इट वॉज अ वाटर लॉक्ड एरिया, तो 3 तरफ से वो पानियों से और घने जंगलों से घिरा था। वो भागने की कोशिश में छोटा सा एक आइलैंड टाइप का बना हुआ था, तालाब टाइप, उस तालाब, उसमें एक छोटी सी ज़मीन थी और बहुत सारे वो कौन से पेड़ होते हैं, जलकुंभी टाइप के, हाँ, उसमें वो फंस गए बेचारे, उनको आगे जाने का मौका नहीं मिला, तो दोनों छुप गए वहाँ पर। तो जब हम पहुँचे तो नेबरिंग जो पोस्ट थी उसका कमांडर लाउड हेलर पे उनसे अनुग्रह कर रहा था कि आप समर्पण कर दें, ये वो करके हथियार उठा कर डाल दें। तब तक हम पहुँचे, मैं विहार करने वाला हूँ।
तो मेरे कमांडिंग ऑफिसर ने उससे वो ऑर्डर लिया और मुझे बताया कि गौतम जरा अपने लैंग्वेज में बोल दो। अच्छा, मेरे 10वां या 11वां दिन था नई बटालियन आने का, नया सीयू का। तो मैंने शुरू किया बिहारी के कुछ शुद्ध गालियाँ निकालनी शुरू की कि थालो सरेंडर मत कर, मारूंगा। सरेंडर करेगा तो भी मारूंगा, तो बस चेहरा दिखा, बहुत गंदी गंदी गालियाँ, मैं यहाँ बोल नहीं सकता। तो उसके होने के बाद वो तब तक फायर फाइट, लोगों ने कुछ गोलियाँ चलाई, इधर से फायर फाइट शुरू हुए। तो एक पेड़ के तने के पीछे हमारे सीओ साहब बैठे थे और दूसरे पेड़ के तने के मैं बैठा था, मेरे साथ एक स्नाइपर वाला था और हम लोग बैठे हुए थे। तो मेरे स्नाइपर वाले ने बोला कि साहब गिर गया है। तो मैंने कहा ठीक से देख, वो स्कोप में लगा दो। मैंने साहब गिरा हुआ है, एक तो गिरा हुआ है, शूट कर दिया। हाँ, उसको गोली लग चुकी थी, वो गिरा हुआ था। लेकिन हमें कंफर्म था कि दूसरा कहीं दिख नहीं रहा था। करीब 40 मिनट तक इधर से वन साइडेड गोलियाँ, उधर से कोई गोली नहीं आ रही थी, तो भी वो दिख नहीं रहा था। एक की तो बॉडी दिख रही थी गिरी हुई, दूसरा कहीं दिख नहीं रहा था। और कुछ 3-4 ऊंचे पेड़ थे, हमारे मन में था कहीं किसी पेड़ पर बैठा हो। कमांडिंग ऑफिसर से रहा नहीं गया, बोला बहुत हो गया गौतम, गेट अप एंड गो एंड चेक देयर। और मेरे लिटरली ना, वो बंदा दिख नहीं रहा है, मैं जाऊंगा खुले में कहीं गोली मार दे। लेकिन कमांडिंग ऑफिसर का आदेश आ गया, सर जाना तो है। तो मैं और एक और मेरे साथ मेरा जूनियर मेजर था, हम दोनों थोड़े से हिचकिचा रहे हैं उठने में। तो उनके आदेश पास करने में मुश्किल 1 मिनट भी नहीं गुजरा हुआ। गौतम इतना लेट, मैं उठूँ क्या? तो कमांडिंग ऑफिसर बोल रहा मैं उठूँगा, तो हम दोनों दौड़ते हुए चले गए। अच्छा, जब वहाँ पहुँचे, नज़दीक पहुँचे, तो फिर भी एक ही बॉडी दिख रही है, दूसरी बॉडी कहीं दिख नहीं रही है। तो हमारी ना लिटरली ये बंदा कहीं पेड़ पे बैठा है और हमारी तरफ गोली चलाएगा। तो हम चारों तरफ देखने लगे, तो देखो पेड़ की शाख पे ही मरा हुआ था। तो हमारे जान में जान आए सांस। तो वो मोमेंट ना मैं डिक्लेयर कर, कमांडिंग ऑफिसर मतलब फटी थी ना। तो जब वो बुलेट चल रहे होते थे उस टाइम भी जोक चल रहा था हमारा। मेरा सीओ कमांडिंग ऑफिसर, वो फायर आ रहे थे, हम लोग पेड़ के तने के पीछे बैठे हुए। तो चूंकि मैं शेर व शायरी थोड़ा शौकीन आदमी हूँ, खुद भी शेर, वो मुझे व्हाट्सएप पे शेर भेज रहे थे कि तू पर, ये तेरे को अच्छा लगेगा। मैंने कहा सर गोली आ रही है। बोला मैं पर यार, गोली तो आते रहते। तो करने जा रहे हैं आप, शूट लाइव इनकाउंटर चल रहा है। और बताइए रास्ते में वो प्लान कर रहे हैं कि फोटो खींचना है सो दीज दो सो मेनी फनी मोमेंट्स ड्यूरिंग द। एक और ऑपरेशन की कहानी सुनाऊंगा। ये बात है 2000 की, 2000 के अप्रैल मई की बात होगी। मैं तब कैप्टन ही था और मेरी बटालियन श्रीनगर में बदामी बाग कैंटोनमेंट में थी। तो एक ऑपरेशन हुआ जहाँ पे कि 3 कंफर्म इंफॉर्मेशन थी कि घर में 3 टेररिस्ट छुपे हुए हैं। उस टाइम मेरे कमांडिंग ऑफिसर थे कर्नल आर के सिंह, अभी ब्रिगेडियर बन के रिटायर हुए, बहुत 6 फुट 4 इंच लॉन्ग, वेरी टफ गाय। तो हम लोग गए, मैं उनका एडजुटेंट था और घर की घेराबंदी हो चुकी है। अब डिस्कशन ये चल रहा है कि कैसे मारना है इनको। रॉकेट लॉन्चर से घर उड़ा दे, घर के लोगों को खाली करा दिया गया था, सिर्फ वो तीनों ट्रैप थे उस घर में, एक छोटा सा घर था वो भी। तो डिस्कशन ये चल रहा है कि रॉकेट लॉन्चर्स उड़ाएं, कि कुछ ग्रेनेड फेंक दें, या कोई बंदा जाके वो आसपास बारूद लगा, ये डिस्कशन चल रहा है। तभी घर के अंदर से ग्रेनेड उछलता हुआ आता है और मैं और हमारे कमांडिंग ऑफिसर 3-4 जवान लोग खड़े हैं, वहाँ गिरते हैं और सारे इधर उधर जंप मारते हैं, वो फटा नहीं वहाँ। तो जब वापस आए वहाँ पे सारे जवान, कैप्टन धाप कैसे मजा आया ऐसे करके मजाक कर रहे। तो ये सब पूरे लाइव इनकाउंटर में ये सब चलते रहता है। बड़े मतलब इन्फेंट्री और कुमाऊं रेजिमेंट के उस दिन, अब मैं सीनियर हो गया और मैं कमांड ख़त्म करके बाहर आ गया हूँ, जनरली हेडक्वार्टर्स में रहता हूँ। तो उन दिनों की याद आती है, तो ये सब किस्से याद आते, बड़ी कहानियाँ हैं ध्रुव। कभी आराम से पॉडकास्ट के बाद बैठेंगे तो और खुल के सुनाऊंगा। बिल्कुल, पर जाने से पहले आप शायरी बहुत अच्छा लिखते हैं और हर चैप्टर के शुरू होने से पहले आपने एक शायरी लिखी है। बिल्कुल, मैं चाहूँगा आज भी कुछ शायरी सुना के जाइए। दरअसल मैं मोहब्बत का शायर हूँ, तो लोगों को लगता है कि जब मैं मुशायरे या कवि सम्मेलन वगैरह में कॉम्बिनेशन कैसा, मतलब एक आर्मी वाले को बिल्कुल रफ एंड टफ माना जाता है। एग्जैक्टली, सब यही सोचते हैं। लेकिन कई बार जब मंच पे जाता हूँ तो लोग मुझसे उम्मीद रखते हैं ओज की, जोश वाली। मैंने कहा यार वो दिखा चुका हूँ मैं ना सरहद पे, यहाँ मुझे रोमांस की बातें कर तो शायरी 2 शेर सुनाते हैं और कि इरशाद। न जाने
चेहरे पे मेरे क्या नजर आ जाता है, जाने चेहरे पे मेरे क्या नजर आता है, जो भी आता है पता तेरा बता जाता है। जाने चेहरे पे मेरे क्या नजर आ जाता है, जो भी आता है पता तेरा बता जाता है। देख कर तेरे दीवाने को ये कहते हैं लोग, देख कर तेरे दीवाने को ये कहते हैं लोग, देख उधर देख मोहब्बत का खुदा जाता है। क्या बात है। इसी ज़मीन पे एक युवा शायर है ज़िया मज़कूर, उनका शेर सुनो, बड़ा मस्ती भरा शेर है। ये ज़मीन कहते हैं कि वही राइमिंग वर्ड और वही रदीफ और काफ़ी आएंगे। क्या कहा मैंने कि देख उधर देख मोहब्बत का खुदा आ जाता है। ये शेर सुनो ज़िया मज़कूर का। गुफ्तगू बाद में होती है तेरे बारे में, गुफ्तगू बाद में होती है तेरे बारे में, पहले पिस्तौल को टेबल पर रखा जाता है। अरे वाह सर, धन्यवाद हमसे बात करने के लिए और इतनी शानदार कहानी अपनी लाइफ के बारे में सुना। बहुत बहुत शुक्रिया ध्रुव, थैंक यू। बहुत अच्छे सवालात थे और मैं ख़ास तौर पे तुमने जो तारीख याद रखी उसके लिए थैंक यू दिल से शुक्रिया कहूँ कि मैं थोड़ा सा इमोशनल हो गया था, लेकिन थैंक यू इतनी जानकारी इकट्ठा करने के लिए। थैंक यू सर, थैंक यू सो रियली मच। वंडरफुल टॉक, थैंक यू सो मच।